सदियों से ज्यादातर इंसान पृथ्वी के उत्तरी गोले में ही बसे हैं। पृथ्वी के ज्यादातर देश और कॉन्टिनेंट्स भी अर्थ के उत्तरी ग्लोब में ही है। ये बात तब की है जब यूरोपीय अभ्यासकर्ताओं को यह नहीं पता था कि पृथ्वी के दक्षिणी गोले में क्या है। तब ना एंटार्क्टिका की खोज हुई थी, ना ऑस्ट्रेलिया की और ना ही न्यूजीलैंड की। और इसलिए उस वक्त सदियों से ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के उत्तरी गोले में भार के बढ़ जाने से असंतुलन के कारण कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पलट जाए। जी हाँ दोस्तों, सदियों पहले लोग ऐसा मानते थे और क्योंकि वो ये मानते थे इसलिए उनकी एक और मान्यता भी थी कि हो ना हो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में कोई बड़ा खंड होना चाहिए। उस वक्त के लोगों की इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक वजूद तो नहीं था। फिर भी कई यूरोपियन अभ्यासकर्ताओं ने उस समय में दक्षिण गोलार्ध के एक काल्पनिक महाखंड का नामकरण कर दिया और जो था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। ये नाम लैटिन भाषा का था जिसका अर्थ होता है अननोन साउथलैंड। ये दुनिया का एक ऐसा पहला खंड बना जिसकी खोज के पहले ही उसका नामकरण हो चुका था। धीरे धीरे समय के साथ ये ऑस्ट्रेलिस शब्द ऑस्ट्रेलिया बन गया और जो बाद में एक देश का भी नाम बना। दोस्तों, ये देश दुनिया से विलुप्त था। ये देश और वहां के लोग हजारों सालों तक दुनिया से अछूते रहे और फिर अचानक कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिश यूरोपियन ने इस नई दुनिया की ओर कदम रखा और उसने वहां जाकर अपनी आंखों के सामने देखी एक नई दुनिया जहां पर बसते थे अजीब लोग और बहुत ही अलग प्राणी। कैप्टन जेम्स कुक जब इंग्लैंड से निकला तब पहली बात तो ये कि तब वो टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा की खोज में नहीं निकला था। इंग्लैंड की नेवी ने कैप्टन जेम्स कुक को एंडेवर नाम का एक समुद्री जहाज दिया था और कैप्टन जेम्स कुक को किसी और आशय से ही भेजा गया था। दरअसल साल 1769 के जून महीने में सूर्य के बीच शुक्र ग्रह का ट्रांजिट होने वाला था। ट्रांजिट मतलब दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र जब आते हैं और सूरज के बीच से वो एक काले टपके की तरह जाते हुए दिखाई देते हैं, इस दृश्य को ट्रांजिट कहते हैं, जिसे हिंदी में यामयोत्तर गमन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का ये ट्रांजिट पृथ्वी से हर 243 साल में 2 बार ही दिखता है। उस समय के अभ्यासकर्ताओं के पास भी ग्रहों की दूरी का और उसके भ्रमण का सटीक कैलकुलेशन था और इसलिए ये जानना कि ये कहां से दिखेगा और कब दिखेगा ये बहुत ही आसान था। साल 1769 के जून महीने में शुक्र का ये ट्रांजिट दक्षिण प्रशांत महासागर के ताहित टापुओं पर से दिखने वाला था, ये खोजकर्ता जानते थे। दोस्तों, दरअसल इस ट्रांजिट के अभ्यास से वैज्ञानिक सूर्यमंडल के ग्रहों के बीच की दूरी जानना चाहते थे और खगोल विद्यों के बीच उस समय सिर्फ 6 ग्रहों का ही अस्तित्व था। उस समय में यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की खोज नहीं हुई थी और प्लूटो नाम का वामन ग्रह भी खोजा नहीं गया था। उस समय दोस्तों वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि पृथ्वी और गुरु ग्रह का अंतर सूर्य और पृथ्वी के अंतर से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये अंतर वो किलोमीटर में कितना है ये नहीं जानते थे। अब दोस्तों इतने सालों बाद होने वाले इस ट्रांजिट से उस वक्त के वैज्ञानिक ये सब ही पता लगाना चाहते थे और इसीलिए कैप्टन जेम्स कुक और उनके साथ 4 और वैज्ञानिकों को एंडेवर नाम के जहाज में दक्षिणी प्रशांत महासागर के त्राहित टापुओं पर भेजा गया। कैप्टन जेम्स कुक और उनके साथियों ने इस ट्रांजिट की सारी डिटेल दस्तावेजों में ऐड की, यानी कि उनका यह वैज्ञानिक काम खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की नौसेना ने कैप्टन जेम्स कुक को एक और दस्तावेज भी दिया था और कहा गया था कि यह दस्तावेज उन्हें ट्रांजिट के निरीक्षण के बाद ही खोलना है। और जब इस निरीक्षण के बाद कैप्टन जेम्स कुक ने इस दस्तावेज को खोला तो उसमें लिखा था कि जेम्स कुक और उनकी टीम को इंग्लैंड आने से पहले एक और काम भी करना है। उन्हें अपनी खोज को आगे बढ़ाना है और उन्हें अ कॉन्टिनेंट ऑफ लैंड ऑफ ग्रेट एक्सटेंट को भी खोजना है और वहां पर उन्हें इन द नेम ऑफ द किंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की ओर से कब्जा भी करना है।
और इसे पढ़ते ही जेम्स कुक और उनके साथी टाहिट टापुओं से आगे बढ़े और पश्चिम दिशा की ओर सफर करते रहे। साल 1769 के अक्टूबर महीने में वो लोग न्यूजीलैंड पहुंचे। ये यूरोपियन लोगों के लिए नई भूमि थी। यहां पर सिर्फ माओरी नाम के आदिवासी ही बसते थे। इस प्रदेश पर पहुंचते ही कैप्टन जेम्स कुक ने अपना राष्ट्रध्वज लहराया और इस प्रदेश को ब्रिटेन की मालकियत के रूप में दर्शाया। इसके बाद प्रवास को पश्चिम उत्तर दिशा की ओर जारी रखा गया और साल 1770 के अप्रैल महीने में यूरोपीय मान्यता के तहत पृथ्वी को संतुलित रखने वाले उस महाखंड की खोज कर दी, जिसे यूरोप में कहा जाता था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। कैप्टन कुक ने इस महाखंड पर पहुंच के वहां पर भी अपने राष्ट्रध्वज को लहराया और इस पर भी ब्रिटेन की मिल्कियत जाहिर की। कैप्टन जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जिसने ऑस्ट्रेलिया की इस धरती पर कदम रखा था। लेकिन फिर भी दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की इस विशाल भूमि का सबसे पहला खोजक नहीं था, क्योंकि आज से करीब 50,000 साल पहले एशिया के एबोरिजिनिस यानी कि एशिया की आदिवासी जनजाति पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी। जी हां दोस्तों, आज से करीब लाखों साल पहले प्लाइस्टोसिन नाम के आखिरी हिमयुग की शुरुआत के बाद विषुववृत्त के समुद्र का पानी भी बर्फ की मोटी चादर बन गया था और सागर का पानी मोटी पपड़ी बनकर करीब 100 मीटर से भी नीचे सरक गया था। और इसके चलते बहुत बड़ी तादाद में समुद्र जल के नीचे दबी जमीन अब खुले आसमान में आ गई थी और इस वजह से अग्नि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक भूमिगत सेतु बना था। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सेतु अखंड नहीं था। यहां पर कई कई जगह पर बर्फ की पतली चादर या पानी भी था, लेकिन एक लैंड से दूसरे लैंड के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। जब ये एशियाई आदिवासी हिमयुग की ठंडी के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर प्रयाण कर रहे थे, तब बीच में कई कई जगह पर पानी के अवरोध ने उन्हें रोका भी। लेकिन इस अंतर को पार करने के लिए उनके पास हजारों साल थे। धीरे धीरे ये गुफा मानव या आदि मानव डेवलप्ड होते रहे और वो लकड़े की नाव बनाना भी सीखे और आखिरकार वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। सदियों बाद हिमयुग खत्म हुआ और समुद्र जल ने फिर से अपना पुराना स्तर पा लिया और ऑस्ट्रेलिया महाखंड फिर से एक टापू बन गया और दुनिया के और देशों और प्रदेशों के साथ इसका संपर्क टूट गया और वहां बसने वाले आदिवासियों ने यह मान लिया कि दुनिया सिर्फ उतनी ही है जितनी ऑस्ट्रेलिया की भूमि है। लेकिन सालों बाद फिर से जब जेम्स कुक ने इस भूमि को खोज लिया, तब बाहरी दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की इस छोटी सी दुनिया के भी रास्ते खुल गए। दोस्तों, आपको अगर और एक बात बताऊं तो ब्रिटिश वासी जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, उससे करीब 125 साल पहले साल 1644 में नीदरलैंड का एक सागर खेड़ू जिसका नाम था आबेल तास्मान, उसने ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रदक्षिणा की थी और वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे दक्षिण में एक टापू है जो आज ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। वहां पर यह आबेल तास्मान पहुंचा और इस टापू की खोज के बाद आबेल तास्मान ने उस टापू का नाम दिया तास्मानिया और आज ये तास्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्टेट है और ऑस्ट्रेलिया के ही टेक्टाइल प्लेट पर है। तो फिर इस हिसाब से तो आबेल तास्मान ने जेम्स कुक से पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, भूतकाल में अगर और पीछे जाया जाए तो ना आबेल तास्मान ऑस्ट्रेलिया का पहला खोजी था और ना ही जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पर पहुंचने वाले सबसे पहले अग्नि एशियाई आदिवासी लोग थे। अब जेम्स कुक की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद ब्रिटेन गया और वहां से उसके खोजे हुए रास्ते से कई और ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। हालांकि ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटेन की मेन भूमि से तड़ीपार किए हुए गुनहगारों को ऑस्ट्रेलिया में बसाया। इससे पहले ब्रिटेन इन गुनहगारों को अमेरिका भेजता था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ब्रिटिशरों से आजाद हुआ, ब्रिटिशरों ने अपने इन गुनहगारों को ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू कर दिया। आज भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हर 4 में से 1 नागरिक ऐसा है जिसका पूर्वज अपराधी था।
शुरुआत में तो दोस्तों ब्रिटिश अपराधियों को ही ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, लेकिन जैसे ही साल 1851 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों का पता चला, ब्रिटेन से आम लोग भी सोने से आकर्षित होते हुए ऑस्ट्रेलिया आने लगे। अब तक तो लोग मजबूरी में यहाँ आते थे, लेकिन अब लोग लालच के कारण भी ऑस्ट्रेलिया आने लगे और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में खेती और भेड़ पालन का व्यवसाय भी विकसित होने लगा। ब्रिटिशरों ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिवासियों का खात्मा करना शुरू कर दिया। जैसे ही दोस्तों यूरोपीय लोगों ने अमेरिकी ओरिजिन रेड इंडियंस का सफाया कर दिया था, वैसा ही काम ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण भूमि में न्यू वेल्स नाम के एक स्टेट की स्थापना की थी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाने लगे, उनका वहां के लोकल मूल निवासी आदिवासियों से सामना होता रहा। लेकिन ये आदिवासी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। ऊपर से उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक थी और यूरोपीय लोग अपने साथ बहुत सारे रोग भी लेकर आए थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स ने तो इन मूल निवासी आदिवासियों का निकंदन निकाल दिया। ऊपर से अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियारों से इन आदिवासियों का खात्मा बुला लिया और आज ऑस्ट्रेलिया के इन मूल निवासियों की तादाद ऑस्ट्रेलिया में ही बहुत ही कम है। हालांकि सालों बाद पिछले कुछ वर्ष पहले ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां पर बसने वाले आज बचे कुचे कुछ आदिवासी, जिन्हें एबोर्जिनिस या एबोर्जिनियल कहा जाता है, उनसे ऑफिशियली इस बात के लिए माफी भी मांगी थी। दोस्तों 19वीं सदी के अंत की बात करें तो साल 1891 में ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाने की सोची और बनाया भी। और इसके करीब 10 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 1901 को, यानी कि 20वीं सदी की लगभग शुरुआत में ही न्यू साउथ वेल्स, टैस्मेनिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन 6 राज्यों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई फेडरेशन की स्थापना की, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी मान्यता भी दी। लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्रता बस एक नाम की ही थी, क्योंकि विदेश नीति जैसे इंपोर्टेंट इश्यूज पर अभी भी ब्रिटेन का ही राज था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन लोग ये मानते थे कि ये उनके लिए जरूरी भी था, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया नया नया देश बना था और ब्रिटेन एक महासत्ता हुआ करता था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की पकड़ कम हो गई और 1941 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की जगह अमेरिका को अहमियत देना शुरू कर दिया और आगे चलकर 3 मार्च 1986 को ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के शिकंजे से पूर्णतः आजाद हो गया। अब दोस्तों एंड में आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करने वाली एक बात, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कैंगरू और बहुत सारे लोग इसके नाम के पीछे एक स्टोरी को मानते हैं। कहा जाता है कि कैप्टन जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरे थे, तब थोड़े दिनों बाद उन्होंने इस एनिमल को देखा था और उन्होंने इस प्राणी को देखते ही एक लोकल आदिवासी से पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? और उस ऑस्ट्रेलियन आदिवासी ने जवाब दिया कैंगरू। और इस कैंगरू नाम को बतौर एक एनिमल के नाम के तौर पर जेम्स कुक ने डायरी में नोट किया और बाद में एक ब्रिटिश स्टोरी प्रचलित होती है जिसमें कहा जाता है कि उस लोकल आदिवासी को इस एनिमल के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने अपनी भाषा में जवाब दिया कि आई डोंट नो। और इस आई डोंट नो को कैंगरू के रूप में जेम्स कुक ने लिखा। लेकिन बाद में इस स्टोरी पर दोस्तों रिसर्च हुए और रिसर्चर ये मानते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में आई डोंट नो नहीं कहा था, लेकिन ब्लैक एनिमल कहा था। जैसे कि ब्लैक कांगारू को ऑस्ट्रेलिया के मूल आदिवासी गुंगुरू बोलते थे और कैप्टन कुक ने इस गुंगुरू को ही अपभ्रंश करके कांगारू कर दिया और आज इसका नाम कांगारू पड़ गया है। हालांकि दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि कांगारू कभी पीछे नहीं चल सकता, वो आगे ही चलता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का विकास भी हमेशा आगे ही रहे इस प्रतीक के रूप में। और ये प्राणी आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का ही नेटिव है, इसलिए कैंगरू को ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल बना दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज के साथ जुड़ जाए। बहुत जल्दी दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक ऐसे ही हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।